मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल द ग्रेन पंडवा पर। आज हम लोग क्लास 12th के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपका लगा हुआ है स्क्रीन पर वेक्टर अलजेब्रा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, वेक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपको ये देखना है कि वेक्टर में कोई भी चीज़ जो होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले आपको इसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना है कि किसी भी चीज़ को फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं, इस दुनिया में जो भी वस्तुएं जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, चाहे वो मेजर आपका इनडायरेक्टली मेजर करे चाहे डायरेक्टली मेजर करे। दो तरीका से हम लोग मेजर करते हैं। डायरेक्टली मेजर कहने का मतलब कि जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको मापने के लिए एक डायरेक्ट पैमाना होता है जिसके थ्रू हम लोग उस चीज़ को माप देते हैं, मेजर कर देते हैं। जैसे उस वैसा क्वांटिटी जिसको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़ता हो, तो वे क्वांटिटी जो होता है उसको डायरेक्टली हम लोग मेजर करते हैं। और वे क्वांटिटी जो होते हैं उसको डायरेक्टली मेजर करेंगे तो उसको हम लोग फिजिक्स की भाषा में, फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को मापने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है तो उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। लेकिन हम लोग को यहाँ पर फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। हम लोग को जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिक में क्या होता है, ये चीज़ के बारे में जानना है, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इस चीज़ में आपको थोड़ा बहुत इसका रिकॉल कर लेना है, बाकी उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स के अनुसार चलेंगे कि वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आपका है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका है लिखा हुआ है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि जिस क्वांटिटीज को हम लोग डायरेक्टली मेजर करें चाहे इनडायरेक्टली मेजर करें। डायरेक्टली मेजर कहने का मतलब वैसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न रहता हो, उसको डायरेक्ट मापने के लिए कुछ न कोई आपका स्केल होता है, पैमाना होता है, जिसके थ्रू हम लोग उस चीज को मेजर कर देते हैं। जैसे आपका मान लिया कि आपका लेंथ है, कोई भी आपका लेंथ है, ये लेंथ है आपका, ये आपका मार्कर है। इस मार्कर को मापने के लिए क्या है कि हम लोग स्केल उठाएंगे और यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट इसको हम लोग मेजर कर देंगे। इसको मापने के लिए डायरेक्ट कोई ऐसा पैमाना है, स्केल है, उसको उठाएंगे और डायरेक्ट इसको हम लोग रख देंगे तो डायरेक्ट मेजर हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे टाइम है, तो टाइम को मेजर करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम को हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि या तो उसको मिनट में माप देते हैं, मेजर कर देते हैं, या तो सेकेंड में मेजर करते हैं, या तो आवर में मेजर करते हैं, या तो ईयर में मेजर करते हैं, या तो डे में मेजर करते हैं। इसमें हम लोग इस चीज में हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग बोले फीलिंग जो होते हैं, इंटरनल फीलिंग वर्ड जो होते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे कि आपको प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। अब आपसे पूछेगा कोई भी कि कितना समस्याएं हैं, तो हम लोग तो कभी नहीं बोलते हैं कि हम लोग को 2 किलो समस्याएं हैं, 4 किलो समस्याएं हैं, 4 ग्राम समस्या है, ये तो कभी बोलते नहीं है। और इंटरनल फीलिंग है, इस चीज को हम लोग मेजर नहीं करते हैं। आप कभी जाते होंगे बाजार में, तो जैसे आप देखिए कि आप लेने जाते होंगे, मान लीजिए कहे आपकी हमको 2 केजी आलू चाहिए, लेकिन 2 केजी आलू चाहिए तो आप सोचते हैं कि आलू को मेजर किया जा रहा है। नहीं, आलू को हम लोग मेजर नहीं करते हैं, उसको मास को मेजर करते हैं। उसका कितना मास है, वो वजन कितना है, वो चीज को मेजर करते हैं। आलू आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मास आपका फिजिकल क्वांटिटी है। और मास को हम लोग मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, चाहे सेंटीग्राम, चाहे उसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करें, चाहे मिलीग्राम में मेजर करें। हम लोग इस समय टन में मेजर करें, ये सब में हम लोग मेजर करते हैं मास को। उसी प्रकार से कि जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर जो है डायरेक्टली मेजर कर दे, क्या मेजर कर दे, डायरेक्टली मेजर, जिस क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर दे चाहे इनडायरेक्टली मेजर करें। डायरेक्टली कहने का मतलब कि जिसको किसी के दूसरे क्वांटिटी पर निर्भर न रहना पड़ता हो, उसको हम लोग डायरेक्टली मेजर कर देते हैं। डायरेक्टली का मतलब उसके लिए कुछ एक ऐसा पैमाना होता है जिसको डायरेक्टली उसको थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपको हम पूछेंगे कि एरिया है, अब एरिया को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरिया को मेजर करने के लिए हमको पहले नंबर लेंथ को मेजर करना पड़ेगा।
ब्रेथ को मेजर करना पड़ेगा, तब जाके एरिया को मेजर करेंगे। ऐसा कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई स्केल नहीं है कि एरिया को मेजर कर उठा के और जाकर रख दिए तो मेजर हो गया, नहीं मेजर कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वैसे क्वांटिटीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ को आप जानते हैं कि इसको मेजर हम लोग करते हैं मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, फीट में मेजर करते हैं, ये सब में हम लोग मेजर करते हैं। मास लिखा है, मास को अभी आपको हम बतलाएं कि किलोग्राम में, ग्राम में, मिलीग्राम में मेजर करते हैं हम लोग। टाइम को तो आप जानते हैं कि सेकंड में मेजर किया जाता है, आवर में मेजर किया जाता है, ईयर में मेजर किया जाता है, सेंचुरी में मेजर किया जाता है, ये सब में। लेकिन आपको ये सब जो है, आपको लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये आपका इसको मेजर करने के लिए डायरेक्टली पैमाना होता है कि इसको उठा के आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन एरिया हो गया, एरिया को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कोई ऐसा स्केल नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है उठा के उसको हम लोग मेजर कर दें, तो इसीलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। मेजर करते हैं लेकिन इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। तो एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन को भी हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि डायरेक्ट उसको एक्सीलरेशन मेजर करने के लिए आपको पहले एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू का होता है, आप फॉर्मूला मालूम है कि एक्सीलरेशन इक्वल टू का होता है। एक्सीलरेशन का अगर देखिए आपका एक्सीलरेशन का जो ऐसा होता है मीटर पर सेकंड होता है, क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन का। तो आपको वहां पर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो वेलोसिटी आपका क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, अब टाइम का सेकंड हुआ तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो हम लोग को पहला नंबर वेलोसिटी को मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद टाइम को मेजर करना पड़ेगा, तब जाके एक्सीलरेशन को मेजर करेंगे। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्सीलरेशन को मेजर कर देंगे। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है आपका यूनिट। वो अपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, हम लोग अभी तक यही जाने थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से अगर डिफाइन करें तो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली अपने आप में डिफाइन कर देता है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो वेक्टर की आवश्यकता फिर क्यों पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि हम अगर मान लीजिए कि सपोज हम लिए, आपको क्या कहें 4 kg हम पोटैटो लिए, ठीक है, 4 kg पोटैटो लिए, 4 kg हम पोटैटो लिए, आलू लिए, पोटैटो का मतलब क्या होता है आलू, 4 kg आलू लिए, तो एक कंप्लीटली अपने आप में डिफाइन है, कंप्लीटली आप कि हम जो लिए हैं आलू जो लिए हैं कितना kg लिए हैं 4 kg लिए, अपने आप में एक कंप्लीट है, डिफाइन है। इसका कोई मेजर करने के लिए वेक्टर करने की 4 kg हम इस डायरेक्शन में लिए, 4 kg वेस्ट डायरेक्शन में लिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप 4 kg आलू लिए हैं, ये आपका कंप्लीटली अपने आप जो है मेजर कर रहा है। ये किस चीज को मेजर कर रहा है, ये मास को मेजर कर रहा है, द्रव्यमान को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में। तो ये आपका ये देखिए 4 क्या है, तो 4 जो आपका है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी क्या है, तो केजी आपका यूनिट है। तो 4 kg आपका क्या है मास है। अब 4 kg आपका मास, ये 4 kg जो मेजर किए हैं वो क्या चीज को मेजर किए, मास को मेजर किया है। तो मास आपका एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मास क्या है फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन इस मास को मेजर करने के लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ा, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता पड़ा, एक केजी की आवश्यकता पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो वही हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसके यूनिट की आवश्यकता पड़ती है कि किस चीज में आप उसको मेजर कर रहे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर है कि आप जैसे मान लीजिए कि 5, हम लोग बोले कि 5, अगर हर फिजिकल क्वांटिटी को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से ही अगर डिफाइन किया जाता तो फिर वेक्टर की आवश्यकता हुआ क्यों था, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे हम बोले कि आप जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, 5 न्यूटन का फोर्स लगाए। अब जानते हैं कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फोर्स तो हम लोग लगाएंगे, 5 न्यूटन बोले, 5 न्यूटन जो बोले 5 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हैं, तो 5 न्यूटन जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं है। 5 न्यूटन का फोर्स लगाए तो आपको से कोई तुरंत पूछेगा तो 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, नॉर्थ में लगा रहे हैं, ईस्ट में लगा रहे हैं, कि 30 डिग्री एंगल ईस्ट में लगा रहे हैं, कितना एंगल पर आप लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। आपसे कोई पूछेगा कि 5 न्यूटन आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो अपने आप आपको ये कंप्लीट नहीं है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और आपका यूनिट है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कमी है।
किसी की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, और डायरेक्शन नहीं है तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। ये फिजिकल क्वांटिटी तो है, 5 न्यूटन क्या है, एक प्रकार का फोर्स को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, फोर्स को व्यक्त करता है, कि फोर्स को मापते हैं हम लोग न्यूटन में, ये आपका फोर्स है। लेकिन फोर्स है तो ये आपका फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन आपको 5 न्यूटन जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है आपके पास, लेकिन डायरेक्शन आपके पास नहीं कि किस डायरेक्शन में है। लेकिन 4 kg आपका कंप्लीट डिफाइन है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे 4 kg हम इस डायरेक्शन में से आलू लिए हैं, 4 kg वेस्ट डायरेक्शन में से आलू लिए, ऐसा तो कभी हम लोग नहीं कहेंगे। हम जैसे बोले कि आपको मान लीजिए कि सपोजेट आपको बुखार लगा है, ठीक है, आपको बुखार लगा है, तो बुखार हम लोग जो फीवर होता है, फीवर को हम लोग किस चीज में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट। जैसे हम बोले कि आपको मान लीजिए सपोज बोले कि आपको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बुखार है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बुखार है। अब हमको आपसे तो कोई व्यक्ति नहीं पूछेगा, डॉक्टर नहीं पूछेगा कि आपको 102 डिग्री बुखार किधर है, ऊपर है कि नीचे है कि इधर है, ये तो कोई नहीं पूछेगा। पूछेगा कि बुखार आप कहिए कि सर डॉक्टर साहब हमको बुखार है, तो डॉक्टर कहे कि ठीक है बुखार है, तो आपको हम थर्मामीटर से मेजर कर दे रहे हैं। अब ये तो नहीं पूछेगा आपको डॉक्टर साहब कि बुखार किधर लगल है, ऊपर लगल है कि नीचे लगल है कि इधर लगल है कि इधर लगल। अब समझ रहे हैं बात को कि किधर किधर लगता है बुखार। अलग बात है कि आपका बुखार ये जो है आपका ये 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये अपने आप में कंप्लीट डिफाइन है, ये अपने आप में इस चीज को कंप्लीट डिफाइन किया। अब ये आप किस चीज को मेजर कर रहे हैं, तो ये टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। ये किस चीज को मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं कि आप फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में टेम्परेचर कंप्लीट डिफाइन है, इसके लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फोर्स को मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। ये जो आपका है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मैग्नीट्यूड है, इसकी टेम्परेचर को व्यक्त कर रहा है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपको ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड से ओनली काम नहीं चलता है, उसके लिए डायरेक्शन भी चाहिए ही चाहिए। तो जैसे हमको फोर्स है, इसके लिए डायरेक्शन आया, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी का उत्पन्न हुआ है। कि वेक्टर क्वांटिटी आया क्यों, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको व्यक्त करने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी का उत्पन्न हुआ है। इसीलिए आपका चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा। अब देखिए क्वांटिटी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी होते हैं, अब एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जो आपको लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को है एक क्वेश्चन से राइज किए हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पर एराइज किया गया है। कि देखिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ये छोटा सा का भीम है, मैंने सपोज कीजिए कि आप ही है कि एक आदमी है, लंबडोल आदमी है थोड़ा सा। देखिए आप आदमी है, इसका मान लीजिए कि सपोज इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट जो है टोटल हाइट, इसकी मान लीजिए कि टोटल हाइट ऐसे तो बचे हैं, लेकिन मान लेते सपोज इसका हाइट जो होगा 5 फीट होगा। कितना होगा आपका 5 फीट के ये आदमी है, ठीक है। हम 5 फीट के नहीं, हम 5 फीट से बड़े हैं थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा, हम पर शक नहीं कीजिएगा। तो ये 5 फीट के आदमी है। अब ये 5 फीट के आदमी है, अब आपके से तो ये नहीं पूछेगा तो 5 फीट किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में बड़ा है कि ईस्ट में डायरेक्शन में बड़ा है 5 फीट कि वेस्ट में बड़ा है, ये तो आपको से नहीं पूछेगा। कोई आदमी पूछता है क्या कि आप कितना बड़ा है, किस डायरेक्शन में कितना बड़ा है, ये तो नहीं पूछता है। आपको से पूछेगा कितना आपका लेंथ है, हाइट कितनी है। तो ये आपको यही है कि व्हाट इज योर हाइट, इस बबुआ के हाइट कितना है, ये पूछेगा कि ये बकलोलवा के हाइट कितना है। तो सबसे पहले नंबर ये बकलोलवा का हमको देखना है कि हाइट कितना होगा। इसको देखिए, तो हम मान लिए कि सपोज इसका हाइट जो है 5 फीट है। कितना है आपका, है 5 फीट है। तो ये 5 फीट अपने आप में कंप्लीट डिफाइन है, अपने आप में क्या है आपका कंप्लीट डिफाइन है। इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है कि किस डायरेक्शन में इसका 5 फीट है। तो ये आपका 5 फीट जो है ओनली फॉर ओनली ये मैग्नीट्यूड है। 5 फीट ओनली फॉर ओनली क्या है आपका है मैग्नीट्यूड है। और जिसमें जिस क्वांटिटी में ओनली फॉर ओनली अगर मैग्नीट्यूड होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी।
उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन वेक्टर कितना कहते हैं वो चीज देखो। तो देखो वेक्टर कहने के लिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ एक लाइन है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर भी है कि हाउ शुड अ फुटबॉल प्लेयर हिट द बॉल टू गिव अ पास टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। कहता है कि अगर कोई भी फुटबॉल प्लेयर जो है अपने ही टीम के खिलाड़ी को गेंद पास करता है तो उसको पास करता है, देखिए पास करने के लिए तो फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा, देखिए ये जो है आपको ये आदमी जो है जो दिख रहा होगा रेड टी शर्ट में, ये आदमी जो है गेंद को एक आपको पास कर रहा है, किससे? ये जो खड़ा है तिरबितवा, इसको जो है इसको पास कर रहा है गेंद। तो ये पास जो गेंद को मार रहा है, हिट कर रहा है, तो किसी न किसी फोर्स से कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि ले ला चल जेतवा, एक पास करने के लिए तो कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। ये फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए कि सपोज ये फोर्स लगा रहे हैं आपका 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ऐसे 2 न्यूटन में तो पास होगा नहीं, बेचारा ऐसे सुखर पखर है, समझ आना। हम थोड़ा बहुत मोटे हैं, सुखल पखर हम लोग नहीं समझ आना। तो ये 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब 2 न्यूटन का फोर्स जो लगा रहा है आपको से अभी तुरंत बताया है कि फोर्स जो ये आपका 2 न्यूटन जो है एक फोर्स क्यों रिप्रेजेंट करता है, ये किसकी क्वांटिटी, ये किसकी यूनिट है आपका, ये 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये आपका यूनिट है। लेकिन जानते हैं कि 2 न्यूटन जो है अपने आप में कंप्लीट डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स। अब फोर्स के होने के लिए हमको एक डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। डायरेक्शन अगर नहीं रहेगा मैग्नीट्यूड से काम चलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ये बॉल को 2, मान लीजिए कि सपोज ये बॉल को 2 न्यूटन की फोर्स से या अगर अपने अनदर प्लेयर को पास कर रहा है तो किस डायरेक्शन में पास कर रहा है, आपको डायरेक्शन चाहेगा कि इस डायरेक्शन में मार रहा है। तो आप जानते हैं कि इधर आपका ईस्ट होता है, इधर क्या होता है आपका ईस्ट। आगे हम लोग चल के डायरेक्शन के बारे में सीखेंगे। इधर आपका ईस्ट होता है, इसका मतलब है कि ये 2 न्यूटन का फोर्स जो है ईस्ट डायरेक्शन की ओर लगा रहा है। सपोज कर लिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि ईस्ट डायरेक्शन की है, हम मान के चल रहे हैं। तो ये 2 न्यूटन का फोर्स जो है इस डायरेक्शन क्यों लगा रहा है, तो आप बोलेंगे अगर कि ये 2 न्यूटन का जो फोर्स है ईस्ट डायरेक्शन की ओर लगा रहा है। किस डायरेक्शन की ओर लगा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन की ओर लगा रहा है। तो ये आपका कंप्लीट डिफाइन हो गया। अब ये कंप्लीट डिफाइन हुआ तो इसमें 2 चीज आया। देखिए एक चीज क्या आया है इसमें, एक चीज 2 न्यूटन जो है ये आपका मैग्नीट्यूड है। 2 न्यूटन क्या है आपका है? मैग्नीट्यूड है। 2 न्यूटन जो है आपका मैग्नीट्यूड है। 2 न्यूटन जो है आपका मैग्नीट्यूड है। और ईस्ट क्या है आपका? तो ईस्ट जो है आपका डायरेक्शन है। इस क्या है, ईस्ट क्या है आपका है? डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी में अगर हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसा क्वांटिटी जो दोनों रखता हो, मैग्नीट्यूड भी रखता हो और डायरेक्शन भी रखता हो, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आपको कुछ न कुछ मिला हुआ क्लू कि वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हर क्वांटिटी को आप बस फिजिकल न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से डिफाइन नहीं कर सकते। उसको डिफाइन करने के लिए कुछ क्वांटिटी को आपको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीट्यूड से काम केवल चलता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर स्लाइड में। अब देखिए हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी 2 चीज के बारे में जाने, दोनों को हम लोग फिगर के माध्यम से समझे कि कैसे स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यानी हम लोग देखें कि स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसके ओनली फॉर जिसके लिए मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की कोई लेना देना उसको नहीं होता है, जिससे डायरेक्शन को कोई मतलब नहीं होता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वही चीज डिफाइन किया हुआ है स्केलर क्वांटिटी। कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो कहता है कि अ क्वांटिटी दैट हैज, ऐसा क्वांटिटी जो रखता है, क्या रखता है, मैग्नीट्यूड ओनली, ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड रखता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड, जिस मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कर सकते हैं, सिंपल बात में वैल्यू, जिस क्वांटिटी को ओनली फॉर ओनली जिसके पास वैल्यू क्या होता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जैसे एज फॉर एग्जांपल के रूप में स्केलर क्वांटिटी क्या है, जैसे लेंथ है। लेंथ की आपको किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेंथ को बस आप उठाइए, स्केल को उठा दिए, स्केल पैमाना है, स्केल को उठाया, उसको माप दिए, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, ऐसे माप देते हैं। ठीक है, इसके लिए किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं कि आप इस डायरेक्शन में लेंथ को मेजर कर रहे हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन शो कर दिए तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा,
वो आपका डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग देख रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको लेंथ के लिए किसी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेंथ हो गया, मास हो गया, जिसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, टाइम हो गया, अभी हम लोग तो पीछे देखे थे, डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, एरिया हो गया, ये सब। मनी, अब देखिए यहाँ पर एक चीज है आपका मनी। मनी भी आपका एक क्वांटिटी है। मनी को भी हम लोग मेजर करते हैं, किस चीज में मेजर करते हैं? पैसा में मेजर करते हैं, रुपीज में मेजर करते हैं, करते हैं कि नहीं? डॉलर में मेजर करते हैं। तो मनी भी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये चीज को बाद में आप सस्पेंस में नहीं रहेगा कि मनी आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है। इस चीज को भी हम लोग मेजर करते हैं, इसको भी डायरेक्टली मेजर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो मनी हो गया, डिस्टेंस, डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये जितने भी आपको एग्जाम्पल के रूप में लिखे हुए, और भी एग्जाम्पल है इसीलिए लिखा गया ETC, जितने भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है इस सभी को आपको मेजर करने के लिए ओनली फॉर ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। डायरेक्शन से इनका लेना देना कुछ नहीं होता है, इनसे डायरेक्शन से, यानी इस जितने भी क्वांटिटी है ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्शन से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होते हैं, इनके डायरेक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं होते हैं। तो ऐसे क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी के पास ओनली फॉर ओनली वैल्यू की आवश्यकता होती है, दैट मींस मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उस क्वांटिटी का बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं? कहता है कि अ क्वांटिटी दैट हैज, मतलब ऐसा क्वांटिटी जो रखता है, क्या रखता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, क्या हो आपका? हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़े और डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़े, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वैल्यू की भी आवश्यकता पड़े और साथ ही साथ उस डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़े कि किस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं आपको वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लिए कि आप जो है, आप मान लिए कि सपोज इधर से आप इधर, आप जो है ये आपका ये कोई वेक्टर है, आपको मान लिए कि सपोज आप जो है 5 मीटर जो है ईस्ट की ओर गए हैं। कितना गए हैं आपका? 5 मीटर ईस्ट की ओर गए हैं, ठीक है। और आप मान लिए कि उसी डायरेक्शन में एक और मान लिए कि सपोज के लिए ये 4 मीटर जो है ईस्ट की ओर गए हैं, 4 मीटर जो है ईस्ट की ओर। आपका शुरुआती पॉइंट यहाँ था, शुरुआती से आप यहाँ पर चले गए 4 मीटर ईस्ट की ओर। तो अब हम पूछेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि आप कितना दूरी तय किए, आपका न्यूनतम वैल्यू क्या है। तो आपको जब कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर जो होता है, अगर एक ही डायरेक्शन में होता है, उनका अगर डायरेक्शन सेम होता है, तो वे जुड़ते हैं। उनका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो हम लोग 5 मीटर और यहाँ 4 मीटर, ये दोनों को आपको 5 मीटर ईस्ट की ओर है, ईस्ट उधर होता है, और 4 मीटर भी ईस्ट की ओर है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होगा? 9 मीटर ईस्ट की ओर। कितना डायरेक्शन होगा? 9 मीटर ईस्ट की ओर। तो इसको देख रहे हैं कि आपको इसमें मैग्नीट्यूड भी, मीटर आपका क्या है? 5 मीटर आपका मैग्नीट्यूड है, लेकिन ईस्ट क्या है आपका? डायरेक्शन है। तो आपको मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ रहा है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ रहा है। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़े और डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़े, तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप ये एग्जांपल के रूप में देखें, फोर्स देखें, तो फोर्स भी जो लगाते हैं हम लोग किसी डायरेक्शन में लगाते हैं। आप जैसे कि वर्क होता है, तो वर्क किसको बोलते हैं? तो जब कोई भी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है और वो वस्तु फोर्स की दिशा में ही अगर डिस्प्लेसमेंट करता है, फोर्स की दिशा में ही अगर विस्थापित होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वही अगर कि आप कोई भी वस्तु, जैसे ये मान लीजिए कि मार्कर है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि इस मार्कर पर अगर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम लोग उस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो उसी की दिशा में ये वस्तु आगे की ओर डिस्प्लेस करेगा। अब डिस्प्लेस किया तो ये आपका यहाँ पर वर्क डन हुआ। अब कितना वर्क डन हुआ तो आप निकाल ही सकते हैं। तो आपको 5 न्यूटन का जब फोर्स लगाएं और जब कोई वस्तु उसी के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट कर जाता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसको बोलते हैं वर्क डन। तो मतलब कि आप फोर्स लगाए थे किसी खास डायरेक्शन में, ये वस्तु आपको डिस्प्लेस किया कि नहीं किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल गया कि नहीं चल गया। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए, जिसको व्यक्त करने के, डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होता है, अगर डायरेक्शन की भी आवश्यकता होता है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए, अभी तक जो हम लोग पढ़े,
वो बात ऐसा है कि अभी हम लोग फिजिक्स के अनुसार पढ़ रहे थे, लेकिन हमन के जो पढ़ रहे हैं वो मैथ में पढ़ रहे हैं। अब मैथ के अनुसार क्या होता है वेक्टर, वो चीज़ के बारे में जानना है कि मैथ में वेक्टर क्या होता है, वो चीज़ के बारे में आपको जानने का प्रयास करना है बच्चों। देखो, नहीं बच्चों नहीं, बचुआ लोग, ठीक है। तो देखिए, आपको देखिए मैथ में वेक्टर को हम लोग मैथ में वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैथ में बहुत सिंपल सी फंडा है। मैथ में कहता है कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब आप जानते हैं होता है रेखाखंड। क्या होता है? रेखाखंड। तो कहता है कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ वेक्टर। यानी कहता है कि एक जो सीधी रेखा जो होता है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो होता है, एक सीधा रेखाखंड जो होता है, उस सीधी रेखाखंड को ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। ये देखिए आपका है एक स्ट्रेट ये लाइन है, आपका है सीधा रेखाखंड है। मान लिए इस सीधा रेखाखंड ये जो लाइन है, इस लाइन का जो डायरेक्शन है आपका उधर की ओर है, ठीक है। इस लाइन आपका कोई लाइन, ये इसका नाम दे दिए आपका एल लाइन है। क्या लाइन है आपका? है एल लाइन है। ये कोई लाइन एल जो है उधर की ओर डायरेक्शन की है। ये जो लाइन आप डायरेक्टेड देख रहे हैं, जो लाइन खींचा हुआ है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलते हैं इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब देखिए यहां पर कहता है कि कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है दो गो चीज रखता है। क्या रखता है? एक रखता है मैग्नीट्यूड और एक रखता है डायरेक्शन। एक क्या रखता है? मैग्नीट्यूड और एक रखता है आपका डायरेक्शन। कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है उसका दो चीज होता है, एक उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अब बात आएगा कि डायरेक्शन लाइन सेगमेंट मैग्नीट्यूड कैसे रखेगा? मैग्नीट्यूड उसको उसमें किसको कहेंगे मैग्नीट्यूड? बात तो पल्ले में पड़ी नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बात तो सही है कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। तो समझना है कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बैठे रखेंगे। देखिए यहाँ पर है कि अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है। अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक लाइन जो है ड्रॉ किए, ये आपका एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इधर की ओर कर दीजिए ऐसे। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका डायरेक्शन उधर की ओर है, उधर की ओर डायरेक्शन है। अब मान लीजिए कि ये आपका यहाँ पर कोई पॉइंट आपका ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट आपका बी है, ठीक है। ये कोई पॉइंट आपका ए है, कोई पॉइंट आपका यहाँ पर है बी है। ए से लेके जो ये आपका इसका डायरेक्शन जो है ए से बी की ओर है। मान लिए कि हमको जो आपका ये वेक्टर ए बी वेक्टर जो है, इस ए बी वेक्टर को सिंगल लेटर हम लोग स्मॉल ए वेक्टर से डिनोट कर दिया, क्योंकि वेक्टर को जनरली यूजुअली आपको सिंगल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट के सिंगल लेटर से मैथमेटिक्स में डिनोट करते हैं। तो हम लोग मान ली कि इस ए से लेके बी तक की जो वेक्टर है उसको हम लोग सिंगल लेटर ए वेक्टर से डिनोट कर दिए। अब देखिए ये स्टार्ट कहां से हुआ है? ए से, और एंड कहां हुआ है आपका? बी पर, ठीक है। तो जहां से आपको ये स्टार्ट हुआ है, जहां से क्या हुआ है आपको स्टार्ट हुआ है, और जहां पर जाके ये एंड किया है, जहां पर जाके क्या किया है आपका? एंड किया है, और जहां पर जाके जहां से ये आपका स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट से आपको ये स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। हम लोग जिस पॉइंट से कोई भी वेक्टर जो है स्टार्ट होता है तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पर जाके समाप्त करता है, एंड करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। तो जहां से आपको स्टार्ट हुआ है वो आपका इनिशियल पॉइंट है, और जहां पर जाके आपको एंड किया है वो आपका क्या है? आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो जो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो ये आपका जो है इनिशियल पॉइंट है। अब बी आपका क्या है? आपका टर्मिनल पॉइंट है, वहां पर जाकर समाप्त किया है। ये जो ए बी वेक्टर जो है ए से बी की ओर डायरेक्शन है, तो जो ए बी वेक्टर है उस ए बी वेक्टर को हम लोग स्मॉल ए वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं? स्मॉल ए वेक्टर के द्वारा। तो हम लोग की बात करना है कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। ये तो जो आपको है डायरेक्शन उधर की ओर है, लेकिन मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? तो तुरंत जाके हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो इनिशियल पॉइंट और जो टर्मिनल पॉइंट है, किसी भी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस होता है, बीच का जो लेंथ होता है,
द डिस्टेंस बिटवीन, चाहे द लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक के जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड को ही हम लोग बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। तो तुरंत हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक के जो बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। जैसे देखिए आपका पॉइंट ए है, अगर यहाँ से अगर मेंशन करना चाहेंगे तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट है। पॉइंट ए क्या है आपका? है इनिशियल पॉइंट है। और पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी, ये पॉइंट बी जो है आपका वो टर्मिनल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है आपका? टर्मिनल पॉइंट है। तो देखिए पॉइंट ए जो है आपका इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट बी जो है आपका टर्मिनल पॉइंट है। तो समझ गए कि जिस पॉइंट से अगर कोई भी वेक्टर स्टार्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पर जाके वो समाप्त होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट। ठीक है। अब ये जो आपका ए बी वेक्टर है, उस ए बी वेक्टर को हम लोग जो रिप्रेजेंट किए हैं वो सिंगल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए से रिप्रेजेंट किए हैं, स्मॉल लेटर से। ठीक है। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको लिखा हुआ है कि वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर। जो अभी हम लोग पीछे देखे थे कि आपको अगर हम लोग फिक्स से आपको फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं कि कोई आपका यहाँ पर पॉइंट, इनिशियल पॉइंट आपका यहाँ पर है और कोई आपका टर्मिनल पॉइंट आपका यहाँ पर है। ए आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ए से आप बी की ओर है, ए से किधर है आपका? है बी की ओर है। ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, ए से बी की ओर है। हम लोग इसको ए बी वेक्टर को हम लोग डिनोट किए थे स्मॉल ए वेक्टर से। तो वही चीज लिखा हुआ है कि वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर। इस जो ए बी वेक्टर है इसको डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे? तो शॉर्ट रूप में लेते हैं, ए से ए बी पॉइंट है तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट आपका ए है और टर्मिनल पॉइंट आपका बी है। अब किधर गया? ए से बी की ओर गया है तो ये आपका ए बी वेक्टर है। तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। अगर कोई भी आपका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट को लिखिए और उसके ऊपर आप एरो का निशान मार दीजिएगा तो वो आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को। तो ये आपका वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए बी वेक्टर। वेक्टर को हम लोग किससे द्वारा रिप्रेजेंट किया है? ए बी वेक्टर, या सिंपल आप स्मॉल ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बताएं कि मैथमेटिक्स में वेक्टर को जनरली इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से और सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है। और इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ते हैं हम लोग वेक्टर ए बी वेक्टर पढ़े, वेक्टर ए बी पढ़े चाहे हम लोग वेक्टर ए पढ़े, दोनों बात क्या है आपका? सेम है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब उसी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग को मैग्नीट्यूड क्या होता है, हम लोग को मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसी चीज के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया है, नोट में करके पॉइंट लिखा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स। कहता है कि इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, बीच का जो क्या होता है? डिस्टेंस होता है ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, या उसी को आप सिंपल क्या बोल सकते हैं? लेंथ बोल सकते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि देखिए आपका ये आपका इनिशियल पॉइंट आपका ये है, आप अभी तुरंत पीछे देखें, ये जो आपका है इनिशियल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है आपका, है ये इनिशियल पॉइंट है। और ये जो आपका जो है, ये आपका जो है ये टर्मिनल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है आपका? है टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है। तो अभी हम लोग तो देखें कि इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है, इनिशियल पॉइंट से जो टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो क्या होता है? लेंथ होता है। इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है मैथमेटिक्स की भाषा में, तो हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अब बात यहाँ पर आता है कि जो यहाँ पर हम लोग ए वेक्टर लिखे हैं, ये जो वेक्टर लिखे हैं, इस ए वेक्टर में आपको दोनों चीज है, आपको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर सिंपल अगर हम लोग एक की बात करेंगे, अगर हम लोग वेक्टर को, जो वेक्टर का जो साइन था,
अगर वेक्टर को हम लोग हटा दिए, वेक्टर का जो साइन था अगर उस वेक्टर का साइन को एरो का साइन हटा दिए तो ये ओनली फॉर ओनली आपका मैग्नीट्यूड है, ओनली फॉर ओनली क्या है आपका है मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर हम लोग वेक्टर का साइन लगा दिए, इसके ऊपर उनका लगा दिए वेक्टर का साइन लगा दिए, इसमें आपका जो है मैग्नीट्यूड भी है, इसमें क्या है आपका है मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज मैग्नीट्यूड एज वेल एज छोड़िए मैग्नीट्यूड भी है एंड इसमें क्या है आपका है डायरेक्शन भी है, इसमें क्या आपका है डायरेक्शन। ये आपको ए वेक्टर में दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ए आपका मैग्नीट्यूड है और जो वेक्टर का साइन लगा वो किसको रिप्रेजेंट करा है डायरेक्शन को। तो कोई भी वेक्टर जो होता है उसमें दोनों चीज होता है, एक डायरेक्शन भी होता है, एक का होता है आपका मैग्नीट्यूड भी होता है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज डिनोटेड बाय मोड ऑफ ए बी वेक्टर। इसको बोलते हैं, ये जो दो गो लाइन आपका इस प्रकार से है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं मॉडुलस। लेकिन मॉडुलस हम लोग इसको यहाँ वेक्टर के समय चैप्टर में हम लोग मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर डिनोट करना है तो क्या करना है कि उस वेक्टर के दोनों ओर आप बस खाली दो पैरेलल लाइन खींच दीजिए, एक दो लाइन खींच दीजिए, वही वो उसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अभी आप मान लीजिए सपोज देख लीजिए कि आपका ये बनाया हुआ फिगर है आपका, देखिए यहाँ पर आपका ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका टर्मिनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच के जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, चाहे बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि आपका जो है ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है आपका है ए वेक्टर के बराबर है। किसके बराबर है आपका है ए वेक्टर के बराबर है। देन अगर आप ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा, ए बी वेक्टर का निकालेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को कैसे निकालते हैं, दो गो बस खाली हम लोग पहले लाइन का साइन दे देते हैं, दो गो लाइन खींचिए, ए मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड इसको क्या पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, या इसको भी हम लोग इधर भी लगा देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ का लिखेंगे हम लोग ए बी वेक्टर। ये आपका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। अब जैसा ही अगर मोड का साइन लगा दीजिएगा तो जो वेक्टर के ऊपर जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो डायरेक्शन का साइन खत्म हो जाता है। तो जैसे ही आप अगर इसके इस ए वेक्टर के तहत जैसे ही आप मोड लगा दिए तो जो डायरेक्शन जो एरो का साइन देख रहे हैं वो एरो का साइन खत्म हो जाए, ओनली फॉर ओनली आपका वैल्यू बचेगा। तो ओनली फॉर ओनली वैल्यू क्या है आपका है ए, तो यहाँ पर बचेगा ए। ये जो दोनों जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों जो है आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, या सिंपल कह सकते हैं ए वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है ए बी वेक्टर या ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही मोड का साइन लगा दिए तो वो उसको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि जैसे कोई भी वेक्टर है अगर उसका जैसे ही मोड लगा दिए तो उसका डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो चाहे तो मैग्नीट्यूड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा, चाहे तो मैग्नीट्यूड को सिंपल आपका वैल्यू लिख देगा, सिंपल का लिख देगा आपका वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, कैसे अगर लिखना हो तो एग्जाम्पल रूप से समझते हैं। मान लीजिए सपोज दैट एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको क्या है कि 5 न्यूटन का फोर्स जो लगाना है और वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। किस डायरेक्शन में लगाना है, वेस्ट डायरेक्शन में आपको 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो वेस्ट किधर होता है, तो वेस्ट तो आपका इधर होता है। तो मान लीजिए कि सपोज इस डायरेक्शन में जो है आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा। अब 5 न्यूटन को तो आप मेजर कैसे करेंगे, स्केल तो ऐसा है नहीं ये 5 न्यूटन को मेजर कर लेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो स्केले में मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 न्यूटन को। हम लोग मान लिए कि 1 न्यूटन जो है और 1 सेंटीमीटर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मतलब कि स्केल का 5 सेंटीमीटर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 न्यूटन को। क्योंकि न्यूटन को तो मापने के लिए ऐसा स्केल नहीं होता कि 5 न्यूटन को हम लोग माप दिए, 1 न्यूटन को माप दिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लिए कि 1 सेंटीमीटर स्केल का जो है वो कितना का रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 न्यूटन को। तो स्केल का 5 सेंटीमीटर जो है वो कितना का रिप्रेजेंट करेगा, 5 न्यूटन को। इसका मतलब आप यहां से आप वेस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन, आप इधर आपका वेस्ट है
इधर क्या है आपका है वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर का लेंथ खींच लीजिए। क्या खींच लिए 5 सेंटीमीटर का आप लेंथ खींच लिए। अब यही 5 सेंटीमीटर का लेंथ जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 न्यूटन। आप जानते हैं कि ये आपका ये क्या है आपका आप जो फोर्स लगा रहे हैं ये आपका जो 5 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में लगा रहे हैं ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको फोर्स को F(C) ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। लेकिन हम लोग तो ऐसा लिखत नहीं रहेंगे। अगर हम लोग वेक्टर को पढ़ रहे हैं तो इतना तो लैंग्वेज में लिखेंगे नहीं, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोग जो क्योंकि फोर्स जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ साथ क्यों है क्योंकि फोर्स में मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता है। तो फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी पे आप जानते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट के लिए उसकी सिर पर क्या लगाते हैं एक एरो का साइन लगाते हैं। तो एफ वेक्टर इक्वल टू जो हुआ वो कितना हुआ आपका 5 न्यूटन हो गया। किस डायरेक्शन में आपका वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में हो गया 5 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में। तो एफ वेक्टर इक्वल टू जो हुआ फोर्स जो हुआ वो फोर्स जो लगाए हैं आप कितना लगाए हैं 5 न्यूटन आपका वेस्ट डायरेक्शन। इसमें दोनों चीज देखिए 5 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड है और वेस्ट क्या है आपका डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए फोर्स कौन सा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके मैग्नीट्यूड आपको अगर हम लोग 5 न्यूटन ये वेक्टर जो है आपका फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करिए एफ वेक्टर के बस खाली दोनों ओर का लगा दीजिए 2 लाइन लगा दीजिए। अब 2 लाइन जैसी खींच दिए इसका मतलब है कि आपको जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। जो वेक्टर का साइन है वो वेक्टर का साइन खत्म हो जाएगा। तो वेक्टर का साइन खत्म हो तो ओनली फॉर ओनली हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं। अब एफ लिख दिएगा जैसे ही आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा खत्म। क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन होता है। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालते समय क्या होता है कि जैसे ही आप मोड लगा दीजिएगा तो जो वेक्टर का जो साइन है वो वेक्टर का साइन खत्म हो जाएगा। दैट मींस डायरेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। डायरेक्शन खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपका ओनली फॉर ओनली 5 न्यूटन। तो ये आपका जो हुआ 5 न्यूटन जो हुआ ये क्या हुआ आपका मैग्नीट्यूड हुआ। ये क्या हुआ आपका मैग्नीट्यूड। ये आपका 5 न्यूटन जो है आपका है मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाला वो कितना है आपका 5 न्यूटन। लेकिन जो फोर्स आपको ए वेक्टर जो निकाला वो कितना है आपका है 5 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हुआ और इस वेक्टर क्वांटिटी का ये क्या निकल गया मैग्नीट्यूड निकल गया। दैट मींस ये स्केलर बन गया। क्या बन गया आपका स्केलर क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली फॉर ओनली क्या है आपका यूनिट है। ठीक है इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर लिखा हुआ एक पॉइंट है हियर द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। कहता है कि जो वेक्टर के ऊपर जो आपका एरो का साइन दिया हुआ है ये जो साइन आपका दिया हुआ है ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है। ये साइन जो आपको रिप्रेजेंट करता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं कि नॉर्थ में लगा रहे हैं कि साउथ में लगा रहे हैं। इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो अगर किसी भी अगर क्वांटिटी पर अगर वेक्टर का साइन लगाया है मतलब एरो का साइन लगाया है तो एरो जो होता है वो एरो जो है उस क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि वो क्वांटिटी का डायरेक्शन किस दिशा में है। उस क्वांटिटी को आप किस दिशा में आप मेजर करने के लिए जा रहे हैं इस डायरेक्शन में क्यों कर रहे हैं कि वेस्ट में कर रहे हैं कि कहाँ कर रहे हैं वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एरो। आपको जो एरो का साइन है ये एरो का जो साइन है वो आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हम लोग को कुछ डायरेक्शन के बारे में जानना है कि डायरेक्शन में आपको जनरली आपको एनसीईआरटी बुक में डायरेक्शन के आरएस सवाल में तो कुछ वैसे क्वेश्चन दिया नहीं है। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्शन से लेके एक क्वेश्चन आपको एक दो से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। उस आपको डायरेक्शन के बारे में जानना है कि डायरेक्शन हम लोग वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज को देखना है। देखिए यहाँ पर है हम लोग को है डायरेक्शन के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में जानना है कि कैसे डायरेक्शन। देखिए आपका है कि जैसे हम लोग ये आपका एक लाइन ड्रॉ किए ये आपका लाइन है ऐसे और एक लाइन आपका ये इधर है ये आपका ऐसे एक लाइन है। ठीक है आप देखिए कि आप जानते हैं कि ग्लोब अगर देखे होंगे आप अगर ग्लोब देखे होंगे तो ग्लोब में क्या होता है ऊपर में आपका नॉर्थ होता है। ऊपर में क्या होता है आपका है नॉर्थ होता है और नीचे जो होता है वो आपका साउथ होता है। नीचे क्या होता है आपका है साउथ होता है। इधर आपका ईस्ट होता है इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है। इधर क्या होता है आपका है वेस्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या है ऊपर नॉर्थ होता है नीचे साउथ होता है इधर ईस्ट होता है इधर आपका वेस्ट होता है।
अगर हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो होते हैं एक दूसरे पर यहाँ पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली का मतलब कि नहीं समझ आना कि मुंह को या खींच दे रहे हैं उसको, ऐसे नहीं। यहाँ पर है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि पारस्परिक लंबवत होते हैं। पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के ऊपर, जैसे नॉर्थ जो है ईस्ट के ऊपर परपेंडिकुलर है, वेस्ट के ऊपर परपेंडिकुलर है। ईस्ट जो है नॉर्थ और साउथ के ऊपर परपेंडिकुलर है। साउथ जो है वेस्ट और ईस्ट के ऊपर परपेंडिकुलर है। वेस्ट जो है नॉर्थ और साउथ के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये सभी जो होते हैं आपस में चारों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अगर अगर हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर हम लोग यहाँ से बीचों बीच अगर हम लोग निकालेंगे, बीचों बीच कहने का मतलब अगर हम लोग बीचों बीच ऐसे कोई अगर हम लोग लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ पर अगर बीचों बीच का मतलब 45 डिग्री के एंगल पर, कितना डिग्री के एंगल पर, क्योंकि 90 का आप बीचों बीच किया कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। 45 के से अगर सोचे आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपका ये आपका डायरेक्शन मान लीजिए इधर की ओर है 45 डिग्री डायरेक्शन है। कितना है आपका 45 डिग्री के एंगल पर जो है आप एक लाइन को ड्रॉ किए हैं कि इस जो अभी जो डायरेक्शन आपको इधर की इधर जो मारा था हम लोग इसको ईस्ट बोल दिया, इधर मारा तो इसको नॉर्थ बोले, उधर मारा तो हम लोग वेस्ट बोले, इधर मारा तो हम लोग साउथ, इसको किस डायरेक्शन नाम देंगे। तो जब अगर लाइन सेगमेंट जो है अगर किसी भी ये जो आपका डायरेक्शन है इसके अगर बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल पर हम लोग ले जाएंगे तो उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। कितना कौन सा बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। शुरू जो वर्टिकल लाइन है वो वर्टिकल लाइन को शुरू में और बाद लिखेंगे आपका जो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल को बाद में। शुरू में वर्टिकल लाइन को जनरली लिखा जाता है, उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को लिखा जाता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो आपको जो लाइन सेगमेंट है किसको रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आपको अगर ये नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट किया तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें बीचे बीच अगर हम लोग पार कर दिए, इसमें अगर बीचे बीच अगर 45 डिग्री के एंगल पर बात पार किए, इसमें क्या किए हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर पार किए, अगर ये 45 डिग्री एंगल पर पार किए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्थ वेस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसमें अगर लोग बीचों बीच 45 डिग्री के एंगल पर पार किए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अगर हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर पार किए तो इसको बोलेंगे शुरू में वर्टिकल वाला, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया आपका ईस्ट, तो इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर हम लोग पार किए, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर पार किए, इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर पार किए, इसको बोलेंगे हम लोग साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, साउथ वेस्ट। अगर हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर लाइन सेगमेंट अगर खींचेंगे तब, लेकिन सब केस में तो आपका 45 डिग्री पर रहेगा नहीं, तो सब केस में अगर 45 डिग्री पर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो देखना है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऊपर आपका नॉर्थ है, नीचे आपका है साउथ है, इधर आपका ईस्ट है, अब इधर आपका है वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, उधर ईस्ट, इधर क्या है आपका है वेस्ट है। अब देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए सपोज है आप यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर पार किए हैं, कितना डिग्री के एंगल पर पार किए हैं, 30 डिग्री के एंगल पर जो है आप 30 डिग्री आपको लग नहीं रहा है लेकिन फिर भी चलिए मान के चलते हैं कि 30 डिग्री एंगल पर पार किए हैं। ठीक है, 30 डिग्री के एंगल से आप एक लाइन सेगमेंट खींचे हैं, ड्रॉ किए हैं, तो इसको हम लोग इस लाइन सेगमेंट को ये किसको किस डायरेक्शन के रिप्रेजेंट करें उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए आपको क्या है, आप 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किए हैं, किधर से किए हैं, आपका एरो का साइन देखिए ऊपर की ओर है, इसका मतलब ईस्ट से आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। कितना डिग्री एंगल पर जा रहे हैं, 30 डिग्री के एंगल पर जा रहे हैं। इसको लिखना होती है किस जो लाइन में किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री किधर की ओर जा रहा है, नॉर्थ की ओर, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये इसका जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ क्या है आपका ईस्ट। ये इसको न्यूटन नहीं समझिएगा, ये आपका जो है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब ईस्ट से 30 डिग्री एंगल पर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। किधर की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए 60 डिग्री का एंगल बनाया है, कितना डिग्री का एंगल बनाया है, 60 डिग्री का एंगल बनाया है। ऐसे ही आपका ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, आपको यहाँ पर सपोज ये 60 डिग्री एंगल है, तो आप देखिए 60 डिग्री का एंगल पर आए हैं तो किधर की ओर, एरो का निशान किधर की ओर, इधर की ओर मारा है। इसका मतलब है कि आप नॉर्थ से वेस्ट की ओर आ रहे हैं,
किधर आ रहा है, आप नॉर्थ से जो आ रहे हैं वेस्ट की ओर आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं आप, नॉर्थ से आप वेस्ट की ओर। आपको देखिए यहाँ, अच्छा थोड़ा सा इसको रखिएगा, इसको ऐसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से इधर से यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से जो आपका ये आपका एंगल जो है, ये एंगल जो है आपका, ये एंगल जो आपको है, ये एंगल आपका जो है मान लीजिए सपोज कितना बन रहा है, सपोज कर लीजिए मान 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, 40 डिग्री से ज़्यादा है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसे करेंगे, देखिए नॉर्थ से आप किधर की ओर आ रहे हैं, वेस्ट की ओर आ रहे हैं, कितना डिग्री के एंगल पर, 50 डिग्री के एंगल पर, तो लिखेंगे 50 डिग्री किधर की ओर आ रहे हैं, वेस्ट की ओर, तो 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 50 डिग्री वेस्ट ऑफ का लिखेंगे नॉर्थ। इसका मतलब अगर ऑफ लगा है, ऑफ का मतलब से, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 50 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान आता है कि अगर हमको इसको 50 डिग्री अगर ना बोल के दूसरे शब्द में इसको बोलना होता है, क्या बोल सकते हैं, तो देखिए आप जानते हैं कि ये एक दूसरे पर 90 डिग्री होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 40 डिग्री होगा। ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 40 डिग्री। तो हम लोग ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री हो तो इसको दूसरे शब्द में बोलना तो कैसे बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 40 डिग्री जो है वो हम लोग नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं, 40 डिग्री जो है हम लोग नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। किधर से जा रहे हैं, वेस्ट की ओर जा रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि 50 डिग्री आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलिए, चाहे बोल सकते हैं कि 40 डिग्री जो है वो नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। किधर से जा रहे हैं, वेस्ट से जा रहे हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं। आप सपोज कर लिए कि यहाँ पर जो बना है आपको है, ये सपोज कर लिए कि यहाँ पर आपको 37 डिग्री का एंगल बना है, ऐसे है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि 37 डिग्री का एंगल है, आपको इधर का साइन मारा हुआ है, 37 डिग्री का एंगल है। इसको हम लोग को बोलना हो तो कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि आप 37 डिग्री आ रहे हैं, किधर की ओर आ रहे हैं, साउथ की ओर आ रहे हैं। तो लिखेंगे 37 डिग्री साउथ, 37 डिग्री साउथ कहाँ से आ रहे हैं, ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ की ओर 37 डिग्री आप आ रहे हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में अब बोलना हो तो बताइए ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये एंगल कितना बना होगा, जानते कि ये टोटल आपका जो 90 डिग्री बना है, ये अगर 37 डिग्री है, ये आपका क्या है, आपका है 37 डिग्री है, तो ये कितना बन रहा होगा आपका 53 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 53 डिग्री। तो 53 डिग्री तो इसको दूसरे शब्दों में बोलना तो क्या बोलेंगे, तो 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से ईस्ट की ओर 53 डिग्री एंगल पर आप जा रहे हैं। साउथ से किधर जा रहे हैं आप, 53 डिग्री एंगल पर ईस्ट की ओर जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं, साउथ से जा रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि 53 डिग्री ईस्ट की ओर, कहां जा रहे हैं, ईस्ट की ओर, कहां से, ऑफ साउथ, साउथ से जो है, साउथ से ईस्ट की ओर जो है आप 53 डिग्री आप एंगल पर जा रहे हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो बन रहा है, ये मान लीजिए कि ये 15 डिग्री का एंगल बना है। कितना डिग्री का एंगल बना है, ये जो एंगल बना है वो आपका 15 डिग्री का एंगल बना है। तो 15 डिग्री का एंगल बना है, इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो किसको रिप्रेजेंट, कैसे इसको दिखाएंगे, इसका डायरेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको कैसे बोलेंगे। अब देखिए आप वेस्ट से किधर की ओर आ रहे हैं, एरो का निशान देखिए किधर है, इधर की ओर है। तो वेस्ट से आप साउथ की ओर आ रहे हैं, वेस्ट से साउथ की ओर आ रहे हैं। कितना डिग्री एंगल पर आ रहे हैं, 15 डिग्री के एंगल पर। तो आप लिखेंगे 15 डिग्री किधर की ओर आ रहे हैं, साउथ की ओर। तो 15 डिग्री साउथ की ओर आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, ऑफ लिख दिए, इसका मतलब से। तो कहां से आ रहे हैं, ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से साउथ की ओर 15 डिग्री एंगल पर आ पा रहे हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, तो ये एंगल बताइए कितना है, तो 15 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, अगर टोटल एंगल आपका 90 डिग्री है तो ये 15 है, तो ये जो एंगल होगा आपका 75 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा आपका, 75 डिग्री होगा। तो ये 75 डिग्री एंगल है। तो आप कह सकते हो दूसरे शब्द में कि 75 डिग्री जो एंगल है आपका वो किधर की ओर बन रहा है, साउथ की ओर बन रहा है। किधर से आप जा रहे हैं, वेस्ट की ओर बन रहा है, आप किधर से जा रहे हैं, साउथ से जा रहे हैं। तो इसको आप दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि 75 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 75 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, साउथ की ओर बन रहा है। किधर आप 75 डिग्री एंगल पर आप वेस्ट की ओर जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं। तो साउथ से 75 डिग्री के एंगल पर आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेस्ट की ओर जा रहे हैं। ऐसे हम लोग अगर 45 डिग्री के बीचों बीच से न निकले तो हम लोग इस प्रकार से डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जितना होगा एरो का निशान जिधर होगा वहीं से, ऑफ लगा है, ऑफ लगा है इसका मतलब आपका से, कहां से आप जा रहे हैं और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आपको तोत लिखेगा, और ऑफ के बाद जो लिखेगा कि आप जहां से जा रहे हैं उसको लिखना है। यहाँ पर लिखा है उधर की ओर है, नॉर्थ की ओर,
एरो का निशान है, इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ की ओर आप जा रहे हैं कितना डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ईस्ट से, 33 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब देखिए एक टॉपिक है आपका, बहुत सी मतलब छोटा छोटा चीजें हैं, ये आपको मैथ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको कहीं कहीं पैरेलल शिफ्टिंग और लीनियर शिफ्टिंग के बारे में हम बात करेंगे, तो उस चीज के बारे में ही हम यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग और लीनियर शिफ्टिंग क्या होता है वो चीज के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा देख रहे हैं अमित सर भंगवाइल है इसीलिए उनको देख रहे हैं चलिए कोई मजाक, ये थोड़ा सा बात है, आप लोग सीरियस से पढ़िएगा। अब वीडियो को देखा कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 मिनट देखते हैं और वाह सर और नाइस सर देना स्टार्ट कर देते हैं, ये सब गलत काम नहीं कीजिए। आप वीडियो को पढ़िए, देखिए उसको अंतिम तक देखिए, पढ़िए उसमें, ठीक है। तब ऐसा नहीं कि तिरवा काम कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा आपको भी। ये आप देखिए पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, देखो ध्यान से, उधर नहीं चाय पानी बाद में मिलेगा, इधर देखो। तो पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, देखिए पैरेलल शिफ्टिंग में क्या होता है कि कोई भी वेक्टर जो है, अरे वो अमित सर की आंख लाल हो गया है थोड़ा सा, वो तिरबित आ गया है देखिए आपको कोई भी वेक्टर जो है, अगर कोई भी वेक्टर को आप अगर ऊपर नीचे, अगर कोई भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में बिना चेंजिंग किए हुए, कोई भी वेक्टर को, कोई भी दिया हुआ वेक्टर है, उस वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिना चेंजिंग किए हुए अगर ऊपर नीचे आप शिफ्ट करते हैं, मतलब शिफ्ट करने का मतलब ऊपर से उठाकर नीचे ला दिए, नीचे से उठाकर ऊपर लीजिए, उसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग। और अगर कोई भी वेक्टर को बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए, उसका मैग्नीट्यूड भी बदलना चाहिए और डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए, और अगर उसको आगे पीछे और करेंगे एलोंग अ लाइन, एलोंग अ लाइन का मतलब कि एक ही लाइन की ओर अगर हम एनोदिस उसको आगे पीछे करेंगे तो उसको बोलेंगे लीनियर शिफ्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर शिफ्टिंग। जैसे हम लोग बोले कि आपको ये कोई वेक्टर है, ये आपका कोई वेक्टर है, ये आपको मान लीजिए सपोज ये आपका ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर है, ए का डायरेक्शन आपका उधर की ओर है, और अगर हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट आपका ये है। इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये आपका ए जो हुआ मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करेगा, और जो वेक्टर का जो साइन ऊपर एरो का जो साइन हुआ है वो डायरेक्शन का रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ए वेक्टर है। अब इसी ए वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन अगर उधर की ओर है तो जो शिफ्ट करेंगे तो उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, उधर की ओर होगा। अगर बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंजिंग किए हुए किसी वेक्टर को अगर हम लोग ऊपर की ओर नीचे की ओर अगर शिफ्ट करते हैं तो उसी को बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। उसी का बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। मान लीजिए कि सपोज इसी वेक्टर को उठाकर हम यहाँ पर रख दिए, सपोज के लिए कि यहाँ पर इसी वेक्टर को उठाकर हम लोग, ये देखिए इसी वेक्टर को हम उठा कर दिए, इसी वेक्टर को उठाकर हम लोग यहाँ पर रख दिए, ये भी आपका ए वेक्टर है, ये भी क्या है आपका ए वेक्टर है। इसका भी डायरेक्शन आपको उधर की ओर है और इसका भी मैग्नीट्यूड आपका ये है, छोट बड़ नहीं है, देखने में आपका नजरिया है, ध्यान से देखिएगा तो दोनों सेम है और दोनों देखिए आपका पैरेलल है। तो देखिए ये आपका कोई भी वेक्टर को अगर बिना मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन में चेंजिंग किए अगर ऊपर नीचे हम लोग शिफ्ट करते हैं, उसी शिफ्ट को बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। आप नीचे शिफ्ट कीजिए चाहे ऊपर शिफ्ट कीजिए, मान लीजिए सपोज आप यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, यहाँ पर आप उसको शिफ्ट कर दिए, ये आपका ये है, तो ये आपका ये है, तो ए वेक्टर, ये भी आपका ए वेक्टर है, तो ये आप ऊपर नीचे इसको शिफ्ट कर दिए। मान लीजिए कि सपोज कोई वेक्टर आपका ऐसे है, ठीक है, ये आपका कोई वेक्टर आपका है बी वेक्टर है, क्या है वेक्टर है बी वेक्टर। आप बी वेक्टर को यहाँ से उठाकर आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, इस वेक्टर को उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, कहीं भी मान लीजिए सपोज आप यहाँ पर रख दिए, क्या रख दिए आप यहाँ पर, इस बी वेक्टर को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, ये बी वेक्टर को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, तो ये जो आपका बी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर को आप ऊपर, इसके मैग्नीट्यूड अभी भी बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर है, अभी भी बी वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर है, जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ आपका इसका है। तो किसी भी वेक्टर को आप बिना मैग्नीट्यूड और बिना डायरेक्शन में चेंज किए हुए उसको एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट कर देना, वही कहलाता है, ऊपर नीचे शिफ्ट करेंगे तो कहलाएगा पैरेलल शिफ्टिंग कहलाएगा। लीनियर शिफ्टिंग किसको कहते हैं, लीनियर शिफ्टिंग कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई वेक्टर आपका ए है, ठीक है, ए आपका कोई वेक्टर आपका ए है, ए वेक्टर है। अब इस वेक्टर को अगर लाइन के अनुदिश एलोंग अ लाइन, एलोंग अ लाइन के अनुदिश अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं बिना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज किए हुए तो उसको बोलते हैं लीनियर शिफ्टिंग। जैसे ये वेक्टर है, आप इस वेक्टर को उठाकर आप यहाँ पर रख सकते हैं, मान लीजिए कि इस वेक्टर को उठाकर आप यहाँ पर रख दिए,
ठीक है। ये इस वेक्टर को उठाकर आप यहाँ पर रख दिए, ये वेक्टर को उठा ले, यहाँ वेक्टर था, इसी वेक्टर को उठाकर आप यहाँ पर रख दिए, तो अभी भी इस वेक्टर का डायरेक्शन उधर की ओर है, इस वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, उधर की ओर है। तो ये आपका ए वेक्टर है, इसके जितना मैग्नीट्यूड था इतना मैग्नीट्यूड इसका भी है, थोड़ा सा लग रहा है बड़ है लेकिन ऐसा करना नहीं है। तो इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड ए है, उधर की डायरेक्शन है, उधर की डायरेक्शन है। तो ये आपका हुआ लीनियर शिफ्टिंग। आप पीछे की ओर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप इधर की ओर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इधर की भी आप शिफ्ट कर दिए। ये आपका है, ये आपका है ए वेक्टर है, तो आप पीछे की ओर भी आप शिफ्ट कर सकते हो, उसको उठाकर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो इसको अगर एलोंग अ लाइन मतलब कि एक ही लाइन की अनुदिश है कि नहीं है, तो अगर आप एक लाइन के अनुदिश अगर वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर शिफ्टिंग। ये ध्यान रखिएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंजिंग करके शिफ्ट कीजिएगा तो पैरेलल शिफ्टिंग और लीनियर शिफ्टिंग में नहीं आता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिना चेंजिंग किए ऊपर नीचे शिफ्ट कीजिएगा तो पैरेलल शिफ्टिंग होगा, और एलोंग अ लाइन शिफ्ट कीजिएगा उसको बोलेंगे लीनियर शिफ्टिंग। तो आज के लिए हम लोग को यही तक के है कि हम लोग वेक्टर के बारे में बेसिक चीजें हम लोग जाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में